हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू स्मॉल d1। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। सेम वे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पे कभी भी ये जो d1 d2 एंड d3 है ना, मतलब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बुला लेंगे? ऐसे इक्वेशन को हम बुलाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। सेम वे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अब बच्चे कहते हैं सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा सेम तरीके से जैसे हम नॉन होमोजीनियस करते थे, बस इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जीरो दिए हुए हैं, यहाँ पे ये जीरो दिए हुए हैं। तो बच्चे ने कहा सर उसमें तो हम कैपिटल D, उसके बाद कैपिटल D1 D2 D3 उसे ढूंढते थे। मैंने कहा यहाँ भी उसे पहले हम ढूंढ ही लेंगे कि भाई अगर मैं D की बात करूँ तो कैपिटल D कुछ इस तरह से दिखता है, वो होता है कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 एंड c3। देखो पहले हम ढूंढेंगे कैपिटल D। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, अगर D नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर कभी भी D इक्वल टू ज़ीरो आया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो होगा नो सॉल्यूशन। याद रखना नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर कभी भी यूनिक या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला तो हम कह देंगे ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा कह देंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बच्चे ने कहा सर यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलता था? मैंने कहा हम ढूंढते थे क्रेमर्स रूल से, x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d एंड z इक्वल टू d3 अपॉन D। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे D1 D2 एंड D3 की बात करें तो D1 क्या होता था? D1 होता था कि भाई ये कोएफिशिएंट का ही डिटर्मिनेंट होता था, लेकिन जो x के कोएफिशिएंट होते थे उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते थे, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? जीरो, मतलब जीरो इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 एंड c3। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पहली कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो है तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? मैंने कहा जीरो होगा, डेफिनेटली ये हर कोई जानता है। मैंने कहा सेम वे अगर D2 ढूंढने जाएंगे ना तो D2 में हम क्या करते थे? इस y के कोएफिशिएंट को इस जीरो से रिप्लेस करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे c1 c2 एंड c3। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे दूसरी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तो मैंने कहा यानी इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। सेम वे अगर D3 की बात करें तो D3 का मतलब होता था कि ये z के कोएफिशिएंट को हम इस 0 0 से मतलब कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 एंड b3। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ भी तीनों एलिमेंट जीरो, तो मैंने कहा तो आंसर लिख दो इक्वल टू 0। तो बच्चे ने कहा सर अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो d1 इज 0 अपॉन d मतलब इक्वल टू 0 आ गया, d2 इज 0 अपॉन d मतलब इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 अपॉन d इक्वल टू 0, यानी x y एंड z तीनों के आंसर क्या मिले? 0। तीनों के आंसर कैसे मिले? इक्वल एज वेल एज 0। तो ऐसे सॉल्यूशन को बुलाते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बुलाते हैं? ट्राइवल सॉल्यूशन। तो कभी भी आए कि ट्राइवल सॉल्यूशन दिए हैं तो हमें समझ जाना है d इज नॉट इक्वल टू 0 इन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा दिया हो कि होमोजीनियस इक्वेशन में d इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें समझ जाना है उसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 मींस ट्राइवल सॉल्यूशन।
अब अगर बात करें कि भाई d इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, मैंने बोला यहाँ पे हमें मिलते नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। कैसा मिलते? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने कहा देखो यहाँ दिया है d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 को हम यूज करते ना यहाँ पे, तो d1 अपॉन देखो यहाँ पे 0 क्या मिलता हमें? इनफाइनाइट। क्या मिलता? इनफाइनाइट। तो कैसे सोल्व करेंगे? मैंने कहा हम एक काम करेंगे, टेक एनी टू इक्वेशन, टेक एनी टू इक्वेशन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम इस जो इक्वेशन दी है ना उसमें से हम पहले दो इक्वेशन ले लेते हैं। एंड टेक z इक्वल टू के, z इक्वल टू हमें क्या मान लेना है? कोई कांस्टेंट k। तो मैंने इसे कांस्टेंट मान लिया। तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सिर्फ x एंड y दो वेरिएबल बचे, सिर्फ दो वेरिएबल बचे, तो उसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई क्रेमर्स रूल। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। वो हर कोई जानता है क्रेमर्स रूल, तो हमारा प्यारा यही है, x इक्वल टू d1 अपॉन डी, वाई इक्वल टू d2 अपॉन डी। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ k। फिर क्या करेंगे हम कि भाई ये x, y एंड z है ना, ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर वो इस तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दैट इज नॉट आवर सॉल्यूशन, दैट इज नॉट आवर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सम्स बेस्ड ऑन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। बच्चा जानता है कि सर यहाँ पे हम पहला काम करेंगे कैपिटल D ढूंढने का, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा हम लिख देंगे x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन होंगी। और अगर वो इक्वल टू 0 आ गया, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो हम जानते हैं किसी भी दो इक्वेशन को हम पकड़ेंगे, उसमें हम z इक्वल टू क्या ले लेंगे? k ले लेंगे, और फिर बाद में हम x एंड y की वैल्यू क्रेमर्स रूल से ढूंढ लेंगे। जैसे ही वैल्यू मिलती है हम क्या करेंगे? तीसरे इक्वेशन में तीनों वैल्यू रख के LHS में रखेंगे, और RHS इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे कि उसे सेटिस्फाई वो कर रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे पहला काम हमें करना होता है कैपिटल D ढूंढने का। कैपिटल D मीन्स क्या? कि भाई कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 3 -4 5, यहाँ पे है 1 1 -2, यहाँ पे है 2 3 एंड 1। इसे अगर सोल्व करना हो तो मैंने कहा देखो मैं इसे पहली कॉलम से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ साइन प्लस, यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस होती है। मैंने कहा सही बात है। तो क्या करेंगे? 3 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे माइनस एंड 1 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे +2 ब्रैकेट। मैंने कहा देखो कभी भी किसी को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते थे? उस एलिमेंट की कॉलम एंड रो को रिमूव कर देते थे और बाकी जो बचा उसका माइनर ढूंढते थे। तो मैंने कहा देखो 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा, देखो माइनस था इसलिए 3 2 जा 6, और आगे माइनस होने की वजह से हम यहाँ पे -6 लिखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। सेम वे अगर मैं 1 के लिए इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करूँ तो देखो 1 इंटू -4 इज -4, -3 5 जा 15। मैंने कहा अगर तीसरे की रो एंड कॉलम को रिमूव करूँ तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा हो जाता है 8, -1 5 जा 5। मैंने कहा देखो यहाँ पे 6 + 1 हो जाता है 7, 7 3 जा 21, माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है -19, क्योंकि -15 एंड -4 हमें -19 देता है, उसका माइनस बाहर आती प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 19। मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा? 8 - 5, ठीक है 8 - 5 अगर हम करेंगे ना तो यहाँ पे 8 - 5 हो जाता है 3। तो मैंने कहा 2 3 जा हो जाएगा 6। तो मैंने कहा ध्यान से देखो यहाँ पे है 21 + 19 वो हो जाता है 40, प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6, तो टोटल मिला हमें 46, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और होमोजीनियस में नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, मतलब तो हमेशा हमारे लिए लॉटरी बन जाती है कि सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी कैसा? ट्राइवल, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैंने कहा देखो कभी भी ऐसा आ जाए ना तो हम पहला काम करते थे कैपिटल D ढूंढने का, कि भाई कभी भी कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन में अगर कैपिटल D नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे भाई यहाँ पे ट्राइवल सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। लेकिन अगर उसके इक्वल टू 0 आया कि भाई D इक्वल टू 0
जीरो आया तो हमें सॉल्व करने का तरीका बदलना होगा। मैंने कहा देखो पहले कैपिटल डी ढूंढते हैं, इसका मतलब होता था कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब 1 1 -1 यहाँ पे 1 -2 1 यहाँ पे 3 6 एंड -5। इसे सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे हम, 1 ब्रैकेट, फिर मैंने कहा देखो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस होती थी तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट। मैंने कहा ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 एंड ब्रैकेट। मैंने कहा देखो अब क्या करेंगे, 1 के लिए इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 = 10 -6 1 = 6। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए मैंने +10 लिखा है। फिर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5 -3, तो यहाँ पे -5 -3। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 = 6 माइनस, देखो 3 × -2 इज -6, -6 यहाँ रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा इसका आंसर हो जाता है 4। देखो इसका आंसर -8, माइनस बाहर आने के पर यहाँ पे हो जाएगा +8, यहाँ पे 6 + 6 12। मैंने कहा देखो टोटल आंसर क्या मिला, 0। क्या मिला, 0। कभी भी हमें कैपिटल D = 0 मिल जाए इस होमोजीनियस इक्वेशन में तो हमारा पहला काम होता था किसी भी दो इक्वेशन को हम पकड़ लेंगे। मैंने कहा चलो इसे पकड़ लिया, फिर हमें क्या करना होता था कि भाई हमें z = मान लेना होता था k, कोई कांस्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है भाई मान लेते, तो ये कैसे दिखेंगे, x + y और ये k है तो मैंने कहा माइनस के उस तरफ गया ना तो प्लस k हो जाएगा। सेम वे यहाँ x - 2y, यहाँ पे प्लस k उस तरफ गया तो माइनस k हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना होता है। तो बच्चे ने कहा सर क्रैमर्स रूल के लिए तो हमें कैपिटल D की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 1 एंड -2। मैंने कहा देखो इसका क्या होगा, ये -2 -1 यानी -3। मैंने कहा उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती थी D1 की। D1 का मतलब होता था कि इसे हम k से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे तो ये k n -k, यहाँ पे बाकी का 1 n -2 एज इट इज़। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे हो जाएगा -2k माइनस, इसका आंसर -k तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर -k। मैंने कहा फिर हमें ज़रूरत पड़ती थी D2 की। D2 किसके में हम क्या करते थे, इस y के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करते थे तो ये 1 1 एज इट इज़ और यहाँ पे kn -k एज इट इज़। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -k विच इज़ इक्वल टू -2k। तो हमें D1 एंड D2 मिल गया। तो क्रैमर्स रूल की मदद से हम कह सकते हैं x = D1/D एंड y = D2/D। तो देखो अगर D1 की बात करें तो D1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे है -k/D की बात करें तो वो है -3। मैंने कहा माइनस माइनस कट तो हमें मिलेगा k/3। सेम वे अगर D2 की बात करें तो D2 है हमारे पास -2k, सेम वे D है हमारे पास -3, तो ये माइनस माइनस कट तो हमें मिलेगा 2k/3। तो हमें x y एंड z की वैल्यू मिल गई। जहाँ पे हम k की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें x y एंड z की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। अब चेक करते हैं कि क्या ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए लेते हैं LHS में दिया है 3 × x। मैंने कहा x की वैल्यू है यहाँ पे k/3, साथ में है +6 × y है यहाँ पे 2k/3 माइनस यहाँ पे दिया है 5 × z। मैंने कहा z की वैल्यू थी k। मैंने कहा देखो यहाँ पे ये दोनों कट, यहाँ पे 3 2 तो यहाँ पे हो जाएगा k + 2 2 4k और यहाँ पे दिया हुआ है -5k विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा देखो इक्वल टू आ गया RHS, क्योंकि यहाँ पे k + 4k इज 5k, 5k - 5k 0। मैंने कहा 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी RHS में दिया हुआ था, मतलब ये x y एंड z की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। क्या है हमारा सोल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द लैम्बडा फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। देखो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये ट्राइवल सोल्यूशन नहीं है। अब बच्चे ने कहा सर ट्राइवल सोल्यूशन में तो कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, एंड नॉन ट्राइवल यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन में कैपिटल D इक्वल टू 0 होता था। यानी यहाँ पे उन्होंने अदर लैंग्वेज में कहा है कि कैपिटल D इक्वल टू 0। मैंने कहा कैपिटल D का मतलब तो था कि ये कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा हाँ, तो मैंने कहा चलिए लिख लेते हैं यहाँ से 2 2 7, यहाँ पे 3 -1 और यहाँ पे है लैम्बडा
लेमड़ा। मैंने कहा बाकी लिखा है यहाँ पे -2 3n - 1 = 0। अब चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके कि क्या आंसर मिलता है हमें लेमड़ा का। मैंने कहा 2, फिर हम कर देंगे ब्रैकेट, फिर मैंने कहा यहाँ देखो साइन प्लस होती थी, यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस, तो यहाँ आएगा -3 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 ब्रैकेट = 0। मैंने कहा देखो अब क्या करेंगे, इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 सा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 लेमड़ा। अब इसकी बात करें तो क्या होगा, मैंने कहा देखो यहाँ -2 -7 3 से क्या हो जाता है 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ हो जाएगा 2 लेमड़ा माइनस यहाँ पे -7 मतलब माइनस माइनस हो जाता है +7। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 माइनस यहाँ पे 6 लेमड़ा, यहाँ पे अगर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने कहा देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है क्या -23 यानी माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 23 3 क्या देगा हमें 69। मैंने कहा देखो अब अगर -2 को यहाँ भेजूँ तो -4 लेमड़ा और यहाँ भेजूँ तो हो जाता है -14 = 0। मैंने कहा इसका आंसर हो जाता है -10 लेमड़ा प्लस यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा 69 में से 14 गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 9 - 4 क्या हो जाता है 5 एंड 6 - 1 क्या हो जाता है 5। मैंने कहा देखो यहाँ पे एक और +2 पड़ा है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, -10 लेमड़ा को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेगा +10 लेमड़ा और ये हो जाएगा 57। अगर 10 डिवाइड में गया तो लेमड़ा = 57/10। देखो कितना भद्दा आंसर आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब उन्होंने साथ में एक और बात कही थी, फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो, मतलब जो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे ना वो उन्होंने ढूंढने को कहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं वो भी, ठीक है। उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे कि भाई किसी भी 2 इक्वेशन को उठा लेते थे, इसमें से किसी भी 2 इक्वेशन को उठा लेते थे। मैंने कहा चलो पहले 2 को उठा लेते हैं और क्या करते थे हम z = k मान लेते थे, z = k मान लेते थे। तो ये कैसा दिखेगा, मैंने कहा देखो ये दिखेगा 2x + 3y और यहाँ k होने की वजह से -2 के उस तरफ गया तो +2k, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -y, ये +3 के उधर गया तो -3k। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगे। इसे हमें क्या करना होता था, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना होता था। तो बच्चे ने कहा सर उसके लिए हमें कैपिटल D चाहिए। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, कैपिटल D तो यहीं से मिल जाएगा, 2 2 3n - 1। मैंने कहा देखो इसका आंसर -2 -2 3 = 6 तो इसका आंसर -8। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी कैपिटल D1 की। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इस कांस्टेंट को इस x के कोएफिशिएंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2k एंड -3k, बाकी की चीज़ है एज इट इज़। तो यहाँ पे आ जाएगा -2k माइनस, मैंने कहा इसका आंसर -9k होता है तो माइनस +9k, तो 9 - 2 इज एक्चुअली 7k। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कहा यार D2 अगर ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा, देखो D2 क्या होगा, इस y के कोएफिशिएंट को इसके साथ बदलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k एंड -3k, ये वाले 2 and 2 एज इट इज़। तो इसका आंसर होगा -6k -2 2 = 4k। तो हमें फाइनल आंसर मिला -10k। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, D1 एंड D2 मिल गया। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, x हम ढूंढ लेते हैं विच इज़ D1/D। देखो अगर D1 की बात करें तो हमारे पास है 7k, अपॉन D की बात करें तो D है हमारे पास -8, तो हमें आंसर मिला -7k/8। क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी माइनस को ऊपर भेज दिया। फिर मैंने कहा कि यार हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी यहाँ y की भी, विच इज़ D2/D। तो देखो y की बात करें तो यहाँ पे D2 की ज़रूरत पड़ेगी, D2 इज़ एक्चुअली -10k/D की बात करें तो D क्या है हमारे पास -8। मैंने कहा देखो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ माइनस माइनस कट हो जाता है और इसे अगर हम कट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 2 एंड 5 2 तो यहाँ आ जाएगा 5k/4। तो ये हमें y भी मिल गया। अब मैंने कहा देखो ये x, y एंड z, ठीक है, जो भी हमने माने, क्या ये हमारे सच में सॉल्यूशन है। वैसे उन्होंने कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन मतलब हो गए ही, लेकिन हमें इसे चेक करना बनता है। तो क्या करेंगे, हम इस तीसरे इक्वेशन के LHS में रख के चेक कर लेते हैं कि भाई 7 × x की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू की बात करें तो -7k/8। फिर मैंने कहा प्लस,
देखो लैम्बडा इंटू वाई, देखो लैम्बडा की वैल्यू ऑलरेडी थी 57/10, ठीक है, इंटू वाई की बात की, वाई इज एक्चुअली 5k/4। मैंने कहा ठीक है। अच्छा बाद में दिया है माइनस जेड, मैंने कहा जेड की वैल्यू बहुत आसान है -k, ठीक है, इक्वल टू हमें लाना है 0, इक्वल टू क्या लाना है हमें 0, विच इज इक्वल टू RHS। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 2 क्या हो जाएगा 5 2। अब मैंने कहा मैं यहाँ पे LCM ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 4 8 था, यहाँ भी 8 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो LCM क्या आएगा यहाँ पे 8, क्या आएगा 8। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो 8 था, तो यहाँ 7 7 49 -49 बाजू में था k। फिर मैंने कहा यहाँ भी 2 4 8 था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा +57k। फिर यहाँ पे मैंने कहा देखो यहाँ पे 1 था, तो 1 8 8 होता है, तो यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई होगा तो -8k। मैंने कहा देखो 57 में से 8 हटाऊंगा ना तो 49 बचेगा, 49 - 49 की 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0/8 क्या हो जाता है 0, विच इज RHS, राइट हैंड साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमें x, y एंड z की वैल्यू मिली थी वो कैसे है हमारे सॉल्यूशन, वो हमारे कैसे है सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इफ द इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देन शो दिस इक्वल टू 1। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब तो बच्चा जानता है कि कैपिटल D इक्वल टू 0 हो जाता है। पर बच्चे ने कहा सर ये इक्वेशन कैसे भद्दे दिख रहा है। मैंने कहा चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले x वाली टर्म, बाद में y वाली, बाद में z वाली एंड इक्वल टू 0। तो बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे दिया है x, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इन दोनों को इस तरफ ले लेते हैं, -cy - bz इक्वल टू 0। अब मैंने कहा देखो x वाली टर्म इस तरफ है तो ठीक है भाई, cx, तो इस y वाली टर्म को इस तरफ ले लेता हूँ -y, ये प्लस az तो था ही, इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा यहाँ पे x वाली टर्म ये रही, ठीक है, प्लस y वाली टर्म ये रही, इस z को इस तरफ लूंगा तो -z इक्वल टू 0। तो अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। कोएफिशिएंट की बात करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ Cn, यहाँ पे b, तो यहाँ Cn, यहाँ पे b, यहाँ पे देखो -c, यहाँ पे -1, यहाँ पे है a, फिर यहाँ पे दिया है -b, यहाँ पे है a और यहाँ पे है -1। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं इसे अगर पहली रो से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 1, फिर ब्रैकेट। मैंने कहा देखो यहाँ साइन होती थी प्लस, यहाँ माइनस एंड यहाँ पे प्लस, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +c ब्रैकेट। मैंने कहा देखो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -b ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब अगर बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम को हम क्या करते थे, रिमूव करते थे। देखो यहाँ पे -1 इंटू -1 हमें 1 मिलेगा, -a इंटू a हो जाता है a²। फिर अगर इसकी बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें क्या मिलेगा, c इंटू -1 इज एक्चुअली -c, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू a हमें देगा ab। मैंने कहा देखो अब तीसरे की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू c हमें मिलेगा ac माइनस, फिर मैंने कहा देखो यहाँ b इंटू -1 हो जाता है -b, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b। अब अगर मैं इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखो ये 1 - a² एज इट इज़, ये c अंदर गया तो -c², जब ये यहाँ गया तो -abc, फिर मैंने कहा अगर ये -b यहाँ गया तो -abc, और फिर जब यहाँ गया तो -b² इक्वल टू 0। अब बच्चे ने कहा सर हमें आंसर में इक्वल टू 1 चाहिए। मैंने कहा 1 तो यहाँ ऑलरेडी हमें दिख रहा है, देखो 1 तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो 1 को मैं एक तरफ रखता हूँ, मतलब जहाँ है वही रखता हूँ और बाकी की चीज़ों को उधर ले लेता हूँ। तो अगर उधर लूंगा ना तो देखो -a² उस तरफ जाके +a² हो जाएगा, -b² उस तरफ जाके हो जाएगा +b², फिर -c² उस तरफ जाके हो जाएगा +c²। फिर मैंने कहा देखो ये -abc एंड -abc होता है -2abc, उस तरफ जाके हो जाएगा +2abc। तो हमें क्या मिला, a² + b² + c² + 2abc इक्वल टू 1। और शायद हमें देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें वही प्रूफ करना था, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।